केरल में पीएफआई की एक रैली में 10 वर्षीय बच्चा दूसरे धर्मों के संपूर्ण विनाश के नारे लगवाता है। भीड़ उसका समर्थन करती है। कश्मीर में रोज एक हत्या के समाचार सबको दहला रहे हैं। घाटी में एक धर्म विशेष के लोग पलायन कर रहे हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता है टाइम्स नाउ पर हुई एक छोटी सी डिबेट। अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ दिस फ्लैग जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हां, अर्थ दिस फ्लैग अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। एक के बाद एक अरब देश जो हैं वो भारत और उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की धमकी देने लगते हैं। भाजपा नूपुर पर एक एक्शन ले लेती है और उसके बाद ट्विटर के एक छोटे से इन्फ्लुएंसर के अकाउंट से जो बात प्रारंभ हुई थी वो अरब देशों तक पहुंच जाती है। वहां पर लाखों ट्वीट्स किए गए और जिसके बाद वहां की सरकारों के बयान आए। पर क्या ये सब अकस्मात ही हो गया था? षड्यंत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। 2020 चार्ली हेब्डो प्रकरण हुआ। अरब देशों ने फ्रांस का विरोध किया और उसी समय 50 मुस्लिम देशों के नेता आपस में मिले और 2021 में टर्की में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट प्रॉफेट ऑफ इस्लाम का गठन किया गया। गठन करने के लिए आतंकी संगठन हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का खालिद मिशाल, इत्तेहादुल उलेमा का अनवर और अब्दुल वाहब जो इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर्स का प्रेसिडेंट है, ये मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। शेख अब्दुल अल साहगीर को इस संगठन का प्रेसिडेंट बनाया गया, जो खुले तौर पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों और तालिबान को सपोर्ट करता है। इस संगठन का असर अब देखा जा सकता है। 3 और 4 जून को ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ट्वीट्स करती है। मोदी के ग्राफिक इमेज के साथ भड़काऊ बातें लिखकर लोगों से उस हैशटैग पर ट्वीट करने का आह्वान होता है, जिसका नतीजा 2 दिन तक नहीं निकलता, परंतु अचानक 5 जून को उसी हैशटैग से कई बड़े बड़े अरब हैंडल्स ट्वीट करते हैं। भारत में ऑल्ट न्यूज़ का जुबैर, सलमान निज़ामी और पाकिस्तान के कुछ हैंडल्स इस हैशटैग को बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं और देखते ही देखते 6 लाख से अधिक ट्वीट्स इस हैशटैग पर कर दिए जाते हैं। 45,000 ट्वीट्स प्रति घंटे की एवरेज से ट्विटर सन्न रह जाता है। अरब देश संज्ञान लेकर भारतीय एम्बेसडर्स को बुलाते हैं, जिसकी सकपकाहट भारत में नुपुर और नवीन के सस्पेंशन के रूप में गूंज उठती है। आज इसी गूंज की खामोशी को सुनेंगे द रेड फाइल्स में। नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मोदी जी ने अरब देशों में बड़े अच्छे रिलेशंस बनाए थे। सऊदी के हाईएस्ट सिविलियन का गौरव भी पाया था। तो नुपुर शर्मा को उन अच्छे संबंधों और हाईएस्ट सिविलियन के गौरव का भेंट चढ़ा दिया गया। वैसे भी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो ऐसे में कोर्ट क्या कहता है या कानून क्या कहता है से अधिक महत्व रखा इस बात ने कि अरब कंट्रीज क्या कहती हैं। 2019 में एक लीडर के प्रॉफिट मोहम्मद पर किए गए फेसबुक पोस्ट पर जब बवाल मचा तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जिसने इतिहास में जो पढ़ा है उसके अनुसार यदि प्रॉफिट मोहम्मद पर कुछ कह दिया तो इसे ब्लास्फेमी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाएगा। और यदि ब्लास्फेमी या हेट स्पीच का कानून एब्सोल्यूट हो जाए तो शायद इसका सबसे बड़ा लॉस उन्हीं लोगों को होगा जो आज नुपुर शर्मा पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जिस ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर से ये पूरा मुद्दा प्रारंभ हुआ, उसी ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने भगवान गणेश पर कुछ ऐसे विचार रखे थे। जो आरफा खानम शेरवानी बड़ी ही द्रवित हैं, वो भगवान राम को एक दलित को मारते हुए दिखा रही थी। जो राणा अयूब अरब देशों से शिकायत कर रही थी, देखो नुपुर ने क्या कह दिया। वो भगवान राम को मिसोजिनिस्ट कह रही थी और इस प्रकार के अनाप शनाप ट्वीट भी कर रही थी। प्रशांत भूषण भगवान कृष्ण को ईव टीजर बता रहा था तो महुआ मोइत्रा शिवलिंग का मजाक उड़ा रही थी। और अकबरुद्दीन ओवैसी की ये स्पीच, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता।
परंतु कोर्ट का अकबरुद्दीन ओवैसी की इस स्पीच पर भी कहना यह था कि ये हेट स्पीच नहीं है। कॉमेडियंस हो, गणपति बापा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बापा मोरिया, मुन्नी है हरामी, रैप सॉन्ग्स हो, तू मटकी का सारा मक्खन खा गया, माखन चोर और न दलाला की पटकी क्या। फिल्में हो, एक बार का वाकया है कि वो नारियल लेकर आ रही थी, अचानक उनके सामने एक हनुमान आ गया। हनुमान समझते हैं ना? हाँ। तो हनुमान ने उनके हाथ से नारियल ले लिया और जाके एक तरफ खड़े होकर हंसने लगा। दादी अम्मा ने अपने हाथ के आस्तीन को मोड़ा ऐसे, उसके पास गई और जोर से एक चमोटा रसीद किया और उसके हाथ से नारियल ले लिया। हनुमान जो है वो अपना सर झुकाया, दुम दबाए हुए भागा। या टीचर्स या सिलेब्स। But actually, do you know Ravan is a very good person by heart? Ram is not a good person. Ram is not a good person at all. Ravan is a good person. I find Ram is a cunning person. He made all the plan to trap Sita in that. He put Sita into trouble and put all the blame on Ravan. How can we decide who is good and evil is? And the whole world is worshipping Ram and saying that Ravan is a bad person. And all the plan is done by him. So how he can be so good? He is cunning. You know, riding chariots too. मेरे प्राण से भगवान ले रहे हैं। सभी ने हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी की है। MF हुसैन हिंदू भगवानों की न्यूड पेंटिंग्स बनाता है और जो कतर अभी भारत को माफी मांगने के लिए कह रहा है, वही कतर उस MF हुसैन को नेशनैलिटी ऑफर कर देता है 2010 में। भारत में बांग्लादेशी ये डिसाइड करते हैं कि CAA में किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं। कश्मीर की मेजॉरिटी ये डिसाइड करती है कि वहाँ माइनॉरिटी रहेगी या नहीं, और कतर डिसाइड करता है कि भारत की मेजॉरिटी क्या बोले क्या नहीं। परंतु प्रश्न ये कि जो नुपुर ने बोला वो तार्किक रूप से सही था या नहीं, आगे देखते हैं। नुपुर शर्मा ने शिवलिंग का उपहास उड़ाए जाने पर क्षुब्ध होकर कहा कि मजाक हम भी उड़ा सकते हैं। Navika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. और अपनी बात रखते हुए 3 बातें मुख्यतः बोली। पहली, And earth is flat. जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। पर क्या ये तीनों बातों का रिलीजियस टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं? अल हिज्र सूरा 15-19 कहता है कि धरती को कालीन की तरह स्प्रेड आउट किया गया है। दूसरी, घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े। सही अल बुखारी हदीस में बताया गया कि बराक एक ऐसे जानवर जो गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा है। प्रॉफेट मोहम्मद इसी पर बैठकर 7वें आसमान पर गए थे और वहीं अल्लाह ने उन्हें कुरान सुनाई थी। तीसरी, 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहम्मद थे। बोलना शुरू कर दूं मैं? शाही अल बुखारी हदीस में इस बात का वर्णन भी है। विकिपीडिया हो या फिर जाकिर नायक, सभी इस बात को मानते हैं। This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. स्क्रॉल तक ये नहीं कह सका कि प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया था। वो बचाव करने के लिए कहता है उस समय बाल विवाह प्रासंगिक थे, अब नहीं, इसीलिए इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने हजरत आयशा की आयु 19 वर्ष बताने का प्रयास किया, परंतु जाकिर नायक के अनुसार सच ये है। So that's the question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible. That is the reason they try and justify, and they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually should be 19. This is the assumption. यदि मात्र तथ्यों को देखें तो नुपुर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तथ्यात्मक नहीं था। नुपुर ने वही कहा जो इस्लामिक स्कॉलर्स कह रहे थे।
चीन अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ जो कर रहा है उस पर एक शब्द भी ना बोल पाने वाला अरब वर्ल्ड मात्र हदीस की एक स्टेटमेंट पढ़ने भर से पूरा हिल गया। और जो भारत रोज यूरोप को आंखें दिखा रहा था। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. जो भारत यूएसए को यूएसए में घुसकर उसी के ह्यूमन राइट्स पर कमेंट कराता है। Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights. वो भारत कतर के ह्यूमन राइट्स कंडीशंस पर चुप्पी साध लेता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी मात्र में कतर में 6500 मजदूरों की जान जा चुकी है। क्या भारत का अरब वर्ल्ड के सामने ऐसा झुकना सही था? आगे देखते हैं। नुपुर शर्मा को मात्र एक कमेंट के लिए मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहाँ कोई आप कंट्रोल रखते हैं कि वहाँ से कोई भी कुछ आता है, कुछ भी बोल के चले आता है। कमलेश तिवारी याद है ना आपको, क्या हाल हुआ उसका लास्ट में? वही हाल होगा तुम्हारा भी नुपुर शर्मा। नुपुर के विरोध में कानपुर में जो हुआ वो भी हम सभी ने देखा। कमलेश तिवारी हो, किशन भरवाड़ हो या बेंगलोर के दंगे हों, सभी के पीछे मात्र एक ही कारण था कि कोई मजहबी भावना आहत हो गई। मजहबी भावना भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा बोलने मात्र से ही आहत हो जाती है और खामियाजा जान देकर ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में यदि भारतीय सरकार इस प्रेशर में दब जाती है तो इसका अर्थ निकलता है कि आपने इन मजहबी गिद्धों को सही ठहरा दिया। ऐसे समय में सरकार को फ्रांस या डेनमार्क से प्रेरणा लेने की आवश्यकता थी। फ्रांस में सैमुअल पैटी को मात्र इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था और उसने चार्ली हेब्डो का एग्जाम्पल देकर कुछ कार्टून्स दिखाए। वहाँ की लोकल मस्जिद ने सैमुअल पैटी की हत्या के बाद फ्रांस की सरकार को कहा कि अब सैमुअल पैटी को आप बर्खास्त कर दीजिए। फ्रांस की सरकार ने मस्जिद को ही बंद करा दिया। अरब देशों ने कहा कार्रवाई करो नहीं तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे। फ्रांस की सरकार ने उन कार्टून्स को सरकारी बिल्डिंग पर लटकवा दिया। अरब देशों ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स को शेल्फ से हटाया और फिर कुछ ही समय के बाद वो प्रोडक्ट्स उन्हीं शेल्फ्स पर वापस आ गए। और साथ ही आ गया एंटी रेडिकलाइजेशन लॉ, जिसमें व्यवस्था की गई कि आने वाली जनरेशन रेडिकल पैदा ना हो और जो अभी की जनरेशन्स हैं उनकी रेडिकलाइजेशन पर लगाई जा सके। होम एजुकेशन बंद करा दिया गया और सभी 3 वर्ष या उससे ऊपर के बच्चों को स्कूल्स में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया क्योंकि होम ट्यूशंस के जरिए मजहबी कट्टरता परोसी जा रही थी। वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स को बैन कर दिया गया जिससे पोलीगैमी और फोर्स्ड मैरिज पर लगाम लगा दी गई। और कुछ ऐसा ही डेनमार्क ने भी किया जब डेनिश कार्टूनिस्ट ने मोहम्मद साहब के कार्टून्स बनाए और अरब देशों ने उसका भरसक विरोध किया तो डेनमार्क ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम इसे नहीं रोक सकते। और कुछ ऐसा ही चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। सुनिए। इंटरनेशनल प्रेशर है उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? पर यहाँ पर खेल कुछ और बदला सा नजर आता है। अरब वर्ल्ड भारत के ऊपर ऐंठा हुआ है तो इसकी वजह मात्र ये नहीं कि नुपुर ने कुछ बोल दिया। नुपुर मात्र एक जरिया थी, असली कारण कुछ और प्रतीत होता है। यदि हम दोनों देशों का आयात निर्यात देखें तो भारत लगभग 1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कतर में करता है जबकि कतर $7.5 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत में करता है। भारत चावल से लेकर सोना तक कतर भेजता है और कतर मात्र एक चीज भारत में भेजता है, वो है पेट्रोलियम। कोई भी बिजनेसमैन अपना धंधा कम नहीं करना चाहता। जैसा गलवान के समय में हमने देखा था, चीन और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था लेकिन ट्रेड प्रॉपर सुचारू रूप से चल रहा था। उसी प्रकार इस केस में भी बिजनेस सुचारू रूप से ही चलता रहता। थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता परंतु कुछ ही समय में वो इंपैक्ट भी पूरा हो जाता और नहीं होता तो तब कोई एक्शन या कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता था। पर यदि बिजनेस पर ही लात पड़ जाए तो आदमी बिलबिलाता है। विश्व में खाड़ी देश रूस, यूएसए, मेक्सिको इत्यादि देश हैं जिनके पास तेल प्रचुर मात्रा में है। भारत सारा ऑयल समीप होने के कारण अरब देशों से आयात करता था।
पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई। यूरोप और यूएसए ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए और रूस का तेल लेने से मना कर दिया। लड़ाई और सैंक्शंस के कारण रूस में आर्थिक मंदी आ गई और रूस ने भारत को एक ऑफर दी। $130 प्रति बैरल का कच्चा तेल रूस ने भारत को $70 में बेचना प्रारंभ कर दिया। शर्त थी कि भारत को बल्क में खरीदना होगा। भारत ने 40 मिलियन बैरल एक साथ खरीद लिया। भारत में कच्चे तेल को प्रोसेस करने की कई रिफाइनरीज थीं, वहीं यूरोपीय देशों के पास इन रिफाइनरीज की कमी थी। भारत ने बल्क में कच्चा तेल खरीदा, उसे प्रोसेस किया और अब यूरोपीय देशों को प्रोसेस्ड तेल को बेच रहा है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने रूस से खरीदना बंद कर दिया था। एक तेल आयातक देश से निर्यातक देश बन चुका भारत, तो ऐसे में अरबियों को मिर्ची तो लगनी थी। पर इस प्रकार दबाव बनाते ही सरेंडर करना शायद भारत के लिए और भारत की सरकार के लिए और भारत की फ्री स्पीच के लिए सही नहीं है। भारत को फ्री स्पीच, ब्लास्फेमी और हेट स्पीच पर एक टैक्टिकल रुख अपनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ भारत में इस्लाम और आर्य समाज के बीच द्वंद्व से हुआ। दूसरे दशक में ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। इस्लामिक आउटफिट्स ने कुछ पुस्तकों का पब्लिकेशन किया। कृष्ण तेरी गीता को जलना होगा और सीता का छिनाला, 2 ऐसी पुस्तकें थी जिन्होंने भारत में हिंदू समाज को आहत किया, जिसका जवाब 1924 में एक दूसरी पुस्तक को लिख कर दिया गया। नाम था रंगीला रसूल। हदीसों के हवाले से लिखी गई पुस्तक रंगीला रसूल पर बवाल मच चुका था उस समय। गांधी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें रंगीला रसूल को कंडेम किया गया था और इस बात को पूर्णतः भुला दिया गया था कि रंगीला रसूल से पहले जो 2 किस प्रकार की पुस्तकें मुस्लिम समाज लिख चुका था। दंगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और महाशय राजपाल को अरेस्ट किया जा चुका था। मामला कोर्ट में गया। 3 वर्षों तक लड़ने के बाद 1927 में महाशय राजपाल को छोड़ दिया गया। कोर्ट का आदेश था कि पुस्तक हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर लिखी गई है और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उसका विमोचन करना गलत नहीं है। 1927 में महाशय राजपाल ने जेल से बाहर आते ही इसी पुस्तक का हिंदी वर्जन रंगीला रसूल, अरब के पैगंबर का एक शिक्षाप्रद इतिहास को छाप दिया। बॉम्बे की सरकार ने उस पुस्तक का विरोध किया। मुस्लिम पक्ष का क्रोध उफान पर था। मौलाना मोहम्मद अली की स्पीच ने इस क्रोध को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जिन्ना ने कहा, उम्मत का ऐसा लावा फटेगा जिसे विश्व की कोई फोर्स नहीं रोक सकेगी। महाशय राजपाल पर 4 जानलेवा हमले हो चुके थे और एक कारपेंटर इल्म उद दीन ने एक दिन मौका पाकर महाशय राजपाल को मार दिया। भारतीय मुस्लिम समाज ने उसे गाजी का ओहदा दिया। कुछ उसी प्रकार का माहौल आज भी है। शिवजी को कुछ ही समय पहले गालियां लिखने वाले लोग एक ऐसी बात पर जो उनकी हदीसों में लिखी है उस पर कानपुर में दंगे कर दिए और पूरी उम्मत लग गई उन्हें सपोर्ट करने में। तब अंग्रेजी सरकार ने घुटने टेके थे, अब भारत की सरकार फिर उनके सामने झुक गई। भारत में हेट स्पीच का कानून है, ब्लास्फेमी का नहीं। पूरे विश्व में जिन देशों में भी ईश निंदा का कानून था वहां पर इस कानून को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस कानून के आधार पर किसी को भी मार देना एक आम सी बात होती जा रही है। पर क्या भारत में ब्लास्फेमी का कानून जो कि एब्सोल्यूट हो उसकी आवश्यकता है, ताकि कोई भी इस तरीके से किसी भी भगवान के, किसी भी प्रॉफिट के अगेंस्ट ना बोल सके? या फिर भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी कुछ भी आराम से बोल सके, यहां तक कि रिलीजियस फिगर्स को भी कंडेम किया जा सके और उसका खामियाजा जान देकर ना भुगतना पड़े? तो ये थी इस सप्ताह की द रेड फाइल्स। मिलेंगे इसी सेगमेंट में अगले बुधवार शाम 6 बजे। हमारे नई डॉक्यूमेंट्रीज भी आ रही हैं जिसका ऐलान हमने कर दिया है, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। लिंक जो है नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।